नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 5 बड़े सवाल। आखिर अमेरिका और इजराइल को युद्ध के 21वें 22वें दिन अपने लक्ष्य नए सिरे से क्यों निर्धारित करने पड़ रहे हैं? क्या ये माना जाए कि 22 दिन पहले जब आपने युद्ध शुरू किया था जिस लक्ष्य को लेकर, अब आपने मान लिया है कि वो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है? यानी ईरान के सामने क्या अमेरिका और इजराइल ने हार मान ली है लक्ष्य को लेकर? दूसरा बड़ा सवाल, ईरान अब हरमुज की खाड़ी से गुजरने वाले जो जहाज हैं, जो टैंकर हैं, जो एलपीजी कैरियर हैं, जो कंटेनर हैं, जो बल्क कैरियर हैं, उन पर टोल टैक्स लगाएगा। ट्रांजिट फीस, सिक्योरिटी फीस, टोल टैक्स सब लगाएगा और ये मिलियन डॉलर से ज्यादा होगी, 10 लाख डॉलर से ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है कि अब तेल और गैस के दाम हर हालत में, हर सूरत में बढ़ेंगे। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका तो बहुत बड़ा चतुर खिलाड़ी निकला, खाड़ी देशों की रक्षा तो कर नहीं पाया। अब उन्हीं खाड़ी देशों से कह रहा है कि हम आपको 23 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.25 लाख करोड़ के हथियार बेचने के लिए तैयार हैं और खाड़ी देश भी कतार लगाकर हथियार खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये किस तरह की युद्ध के नाम पर सौदेबाजी, तिजारत हो रही है? चौथा सवाल यहां उठता है कि पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ, पूरे संगठन अमेरिका के खिलाफ, युद्ध रुकेगा ऐसे में कैसे? 2 ही सूरत में युद्ध रुक सकता है, या तो अमेरिका स्वेच्छा से पीछे हट जाए या ईरान मान जाए। दोनों ही सूरतें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। और 5वां बड़ा सवाल है, क्या हर कोई अपने अपने हिसाब से कमाई करने में लगा हुआ है? सबसे पहले नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल के प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने 3 नए लक्ष्य सामने रखे हैं। पहले एक तो बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने मान लिया है कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज चाहते थे। रिजीम चेंज हो नहीं पा रहा है। फिर लगा कि रिजीम चेंज के साथ साथ रिजीम कोलैप्स कर दी जाए। तो दोनों लक्ष्य उनके पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और नेतन्याहू ने मान लिया है कि रिजीम चेंज, परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे में 3 लक्ष्य जो सामने रखे हैं। पहला लक्ष्य है कि जो परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम है ईरान का, कथित तौर पर, उसको नष्ट कर देना। ईरान तो पहले से ही तैयार था, समझौता वार्ता में भी तैयार था कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से निगरानी के लिए तैयार था। नेतन्याहू अगर न्यूक्लियर थ्रेट को बड़ा लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो युद्ध के मैदान की जगह शांति समझौते के लिए टेबल पर आने की जरूरत थी। दूसरा लक्ष्य बता रहे हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट कर देना। अब इसमें तो यह असंभव सा लक्ष्य है, ये पूरा नहीं हो सकता। नेतन्याहू मान रहा है कि वो बड़ी संख्या में मिसाइलें बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में एक महीने में 5-6 मिसाइल बनती हैं तो ईरान 100 मिसाइलें बना लेता है। एक साल में 10,000 से ज्यादा ड्रोन बनाने की क्षमता है इस ईरान के पास। इसको कैसे रोक पाएगा? और अगर लक्ष्य बता रहा है नेतन्याहू, तो इसका मतलब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और जो ड्रोन को जो लॉन्चिंग पैड है 80% खत्म कर दिए गए हैं। ये गलत बयानी ट्रंप कर रहे हैं। नेतन्याहू परोक्ष रूप से इसको मानते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा लक्ष्य नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान में माहौल ऐसा बना देना है कि जनता खुद सड़कों पर आए, जनता खुद तय करे कि अगली सरकार किसकी बननी चाहिए और सत्ता में जनता परिवर्तन करे। ऐसा माहौल बना देना है, अब नेतन्याहू कह रहे हैं। भाई ऐसा माहौल तो आयतुल्लाह खमेनी और 40 कमांडरों को मारने के बाद
ऐसा माहौल नहीं बने, इसकी व्यवस्था तो खुद नेतन्याहू ने और ट्रंप ने कर दी है। जितने आयतुल्लाह खमेनेई के या उनकी सरकार के विरोधी थे वो भी अब एक हो गए हैं, राष्ट्रवाद में बंध गए हैं और उनको लगता है कि पहले तो युद्ध का निपटारा हो, ईरान युद्ध में जीत हासिल करे, फिर वो देखेंगे कि उनको आयतुल्लाह खमेनेई के बेटे आयतुल्लाह मुस्तफा चाहिए या रजा पहलवी चाहिए या कोई और देखे। तो यहां भी कंफ्यूजन की स्थिति है। कुवैत, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, इन सबको अमेरिका 23.5 बिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। हथियार कंपनियों की मौज हो गई है और अमेरिका का जो खर्चा हुआ है युद्ध में उसकी कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। तो ट्रंप तो बहुत बड़े इस हिसाब से बनिए साबित हुए, पॉजिटिव टर्म में बता रहा हूं। उधर ईरान कह रहा है, संकेत दे रहा है कि हरमुज की खाड़ी पर टोल टैक्स लगाया जाएगा और ट्रांजिट टैक्स लगेगा, ट्रांजिट फीस लगेगी। ये कितनी होगी ये नहीं बताया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हाल ही में एक जहाज ने $2 मिलियन का टोल टैक्स दिया IRGC को, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं ईरान के, और अपने जहाज को निकलवा दिया। $2 मिलियन यानी $20 लाख, और 90 रुपीस का भी $1 मानकर चला जाए तो करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया इस जहाज ने। अब आप कहेंगे कि इस पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल से भी तो जहाज गुजरते हैं, वहां कितना टैक्स उठता है? तो स्वेज कैनाल से जो जहाज गुजरते हैं वो उनकी लंबाई कितनी है, उनका मेक क्या है, उनकी स्पीड कितनी है, वो कंटेनर शिप हैं, वो बल्क कैरियर हैं, वो ऑयल टैंकर हैं, वो गैस के टैंकर हैं, LPG के टैंकर हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। और उनका टनेज कितना है, डेड वेट टन कितना है, और उनकी ड्राफ्ट कितना है, कितना गहरे हैं वो। इस पर $1 लाख से $10 लाख तक स्वेज कैनाल से एक जहाज जो गुजरता है उसको देने पड़ते हैं। ऑयल टैंकर को $3 लाख से लेकर $5 लाख तक देने पड़ते हैं। उधर पनामा कैनाल, जो कि आप जानते हैं अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा के उधर से जो कैनाल है, जो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, लिफ्ट कैनाल है, वहां पर जहाज को ऊंचा किया जाता है, फिर गुजारा जाता है। यहां पर वैसे तो आमतौर पर एक बड़े जहाज के लिए $5 लाख का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन LNG और LPG, हरमुज की खाड़ी से LNG और LPG और ऑयल टैंकर ही ज्यादा गुजरेंगे। पनामा कैनाल से जो LNG टैंकर, LPG टैंकर गुजरते हैं उनको $1 से $3 मिलियन एक बार के गुजरने पर देने पड़ते हैं। पनामा कैनाल में भीड़ बहुत है, जहाजों को कतार में खड़े रहना पड़ता है। कई बार तो मैं भी मर्चेंट नेवी में रहा हूं, मर्चेंट नेवी के हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एक बार तो उनकी शिप को 18 दिन इंतजार करना पड़ा निकासी के लिए, क्योंकि लंबी कतार लगी हुई थी, 18 दिन लग गए। तो इससे कंजेशन से बचने के लिए प्रीमियम टैक्स की व्यवस्था भी पनामा कैनाल में की गई है, जो नीलामी होती है और आमतौर पर $2 मिलियन में ये नीलामी छूटती है। तो आपको $2 मिलियन प्रीमियम फीस में $2 से $3 मिलियन प्रीमियम फीस के रूप में देने पड़ते हैं। तो ईरान अपनी अलग व्यवस्था कर रहा है कि युद्ध में जो खर्चा हुआ इस तरह से निकल आएगा। अब ये ऐसा हो, और 100 से 125 जहाज हरमुज की खाड़ी से रोज निकलते थे ये युद्ध शुरू होने से पहले, और जो अभी जहाज अटके हुए हैं वो क्या ये $2 मिलियन जैसे एक दूसरे जहाज ने दिया उतना पैसा देकर वहां से निकलते हुए हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे? ये कहा नहीं जा सकता। ट्रंप की चिंता है कि वो दुनिया में जो देश है वो एनर्जी के संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन ट्रंप से कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। वो ईरान से हाथाजोड़ी कर रहे हैं, ईरान से कह रहे हैं ठीक है भैया थोड़ा पैसा ले लो लेकिन हमारा जहाज निकलने दो।
तो फिर ट्रंप की पॉलिटिकल औकात, पॉलिटिकल साख, परसेप्शन क्या रह जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसने ट्रंप को चिंतित कर रखा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ज्यादा पसंद आए तो मेंबरशिप ड्राइव में चले जाइए, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।